अध्याय 5। दूसरे दिन जब चंद्र डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुँचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंद्र की नींद ही खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुँचने में देर ना हो जाए। जब वह बगले पर पहुँचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेजी बरसात के बाहर होने लगी थी, लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की 6 माह में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझ सुलझ रही थीं। हल्की बादामी रंग की इकलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कलप किया चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा एक उसका पफ ऐसा लग रहा था जैसे कि बाह पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई हो और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियाँ उनको सुनहली लहरें समझकर उठखेलियाँ कर रही थी। चंद्र की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी ना कहकर फिर अपनी क्रोशिया बुनने में लग गई। चंद्र सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया। डॉक्टर शुक्ला के पास स्टडी रूम में बैठक में सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है, तो वे जा कहाँ सकते। और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है, आज जैसे चंद्र को जानती ही नहीं। चंद्र सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंद्र ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा, चंद्र ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता, काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ देनी है। तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो है नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो। तो कोई नहाए धोए ना, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंद्र ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंद्र की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चली गई। उसके उठते ही चंद्र आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला। आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंद्र एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं चिढ़ाएंगे, नहीं तो पूजा करेंगे। तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो। चंद्र ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंद्र ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए हैं। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं। बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं।
सुधा रोनी आवाज़ में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज़ हो पागल? हाँ, इस बात पर इतनी नाराज़ हो। तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्या नाराज़ होंगे। बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने को जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदन ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था। उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती, चंदर ने समझा कर कहा। और फिर गेसू के यहाँ तो यूँ अक्सर जाती हो तुम। तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते, सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लड़कियों को ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ, चली जाना। तुम्हें कहते क्या लगता है गेसू ने कितना बुरा माना होगा? सुधा ने बिगड़ते हुए ही कहा। इम्तिहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो, मुझे पढ़ाने के लिए कहाँ किसी से। अरे भूल गए? अच्छा, आज देखो कहेंगे। कहेंगे कहेंगे नहीं। आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों में लगा देते हैं आग, समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा, दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक। अच्छा, याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की ज़रूरत भी है। चंदन ने छुटकारे का कोई रास्ता ना पकड़ कहा। आज दोपहर को ज़रूर से। सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा। लो पापा आ गए, नहा कर जाओ। चंदन उठा और चल लिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सावले रंग के, जरा स्थूलकाय से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इससे प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंद्र अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंद्र भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वह रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर्विरोधों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधुओं और सन्यासियों को जबरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाएं, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस्थ। नहा कर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वह टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डिक्रूज के यहाँ। अच्छा, वह लड़की अच्छी है? अब तो बहुत बड़ी हुई होगी, अभी शादी नहीं हुई। मैंने तो सोचा वह मिले या ना मिले। नहीं, वह यहीं है, शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे
तो अकेले रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ, बढ़ती के साथ। अच्छा, और बढ़ती की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा, पूजा के लिए सब बिछा दिया है। सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी। अच्छा चंदन, मैं पूजा कर आऊँ जल्दी से? तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज़ पर एक चार्ट है, ज़रा इसको ठीक तो कर दो। तब तक मैं अभी आया। चंदन स्टडी रूम में गया और मेज़ पर बैठ गया। कोट उतारकर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज पर पानी। उसके 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में भी सुधा कमरे में दाखिल हुई। ये सुनो, चारों ओर देखकर बड़े संस्कृत स्वरों में कहा और पीछे झुककर चंदे के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदन ने इंक घिसते घिसते पूछा। बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथ से ही बनाई थी। एक खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदन ने कहा। ले आए हम लोग, और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे, तस्तरी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में ही घी लग गया। इतनी बड़ी हो गई। शोर ने ही जरा सा, चंदन ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाए हैं। फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौके के बाहर कैसे लाते हैं? तुम्हारे लिए तो लाए हैं, और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नोन दो, अंधा कहे मेरी आंखें फोड़ी। सुधा ने मुंह बनाकर कहा, खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारे स्याही लगी है, चंदन ने बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ झूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं तो तुम रेस्टोरों में मुसलमान के हाथ का खाते होगे। ठू ठू, चंदन हंस पड़ा सुधा की इस बात पर, और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पोंछ दिए। स्याही के और बेतकल्लुफी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया, चंदन ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखे तो और बिगड़े कि धोती में घी स्याही सब लगाई रहती है। तुम्हें क्या? मैं, और उसने स्याही लगा हुआ छोड़कर कसकर कमर में खोस दिया। छी, वही घी मेरे तर छोड़ कमर में खोस लिया, गंदी कहीं की, चंदन ने चाट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी है तू, तुमसे मतलब? और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदन चुपचाप बैठा चाट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था, और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदन की एक आदत थी। वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था, फिर उसे दिन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था। चंदन उन लड़कों में से था जिनकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और रहस्यमयी होती थी। जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी
अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी, यह इन लोगों की विशेषता होती है। और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और सफल होने पर भी जो चीज़ें इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती है उनके प्रति उनकी गंभीरता, साधना और पूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिख पड़ने पर भी वह अंतरतम से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी था, पर अपने तरीके से वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगरों का फूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट की और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा। और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है। और उसने निश्चय किया कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा। और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खुखार जानवर बन गया है तो एक दुनिया उसकी एक आवाज़ पर देवता बन सकेगी। इसलिए जब वह बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना करियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो कि पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदर ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदे को अमानुषिकता से लूटा, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की ज़िंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं, और वह यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की जरूरत नहीं, उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा। वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज के से अस्वस्थ और पाशविक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हैं। वह अभी समझता था कि वह जिस तरह की दुनिया का सपना देखता, वह दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था। और वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वह दुनिया को उस ओर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है, चूँकि अपने में भी वह सत्य की वही चिंगारी पाता था। इसलिए कवि या दार्शनिक ना होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था। और काम तो अपना वह इस तरह करता था जैसे वह किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसलिए
जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था, उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह, नक्शे पर तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो, लाओ देखे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले, चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुम्हार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियाँ जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत बहुत आवश्यक होती हैं। अगर वे आवश्यक ना हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण है कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई। चंदर बोला, हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को, तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेज़ों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला, रोटी बेटी की कैद थी, रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई, अब बेटी की कैद भी। ब्याह शादियाँ भी एक पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा, इसके जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता, यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता, और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं, एक जाति के लड़के दूसरे जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती, और फिर एक बनिया और की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन व्यक्ति का लड़का, इनकी संतान ना इधर विकास कर सकती है ना उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यक्ति के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों ना विवाह की इजाज़त दी जाए। ओ, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यदि दोनों मानसिक संतुलन है, तो विवाह के बाद भी रहेगा मानसिक संतुलन। और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है, उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है, और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिज, प्रेम विवाह को असफल ही होते देखा है। बोलो है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा, हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम ना होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंद्र ने बहुत साहस करके कहा, ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं, समाजशास्त्र की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से देखो अगर। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदन ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दी।
उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है, अच्छा चंद्र, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो, अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा। घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु उपरांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर